नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा स्पीकर चुनाव की, संसद में विपक्ष के तीखे तेवरों की, देखेंगे नई संसद में राहुल गांधी के बढ़ते दबदबे को, केजरीवाल पर आए कोर्ट के अहम फैसले को, जानेंगे नीतीश कुमार के प्लान को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अयोध्या में जोरदार बारिश, घरों में बेड सोफे डूबे, रामपथ पर भरा पानी, लोगों का सरकार पर तंज, कहा अयोध्या में तैर रहा है विकास। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत अर्जी निचली अदालत में खारिज, सेक्स स्कैंडल मामले में है आरोपी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर तंज, बोले डबल इंजन सरकार में सरकारी भर्तियां बन चुकी हैं व्यवसाय, तत्काल नीट के अध्यक्ष प्रदीप जोशी दें इस्तीफा। शेयर बाजार में तेजी, 620 अंकों की तेजी के साथ 78,674 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 147 अंकों की तेजी के साथ 23,868 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 18वीं लोकसभा के लिए पहले सत्र में आज का दिन खास था, क्योंकि करीब 50 साल बाद लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव था। बीजेपी की तरफ से ओम बिरला तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश को मैदान में उतारा गया। लेकिन स्पीकर चुनाव में अचानक इंडिया की रणनीति ने सरकार को हैरान कर दिया। तो कौन बना लोकसभा स्पीकर, देखिए इस रिपोर्ट में। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिरला को सत्ता पक्ष की तरफ से उतारा गया था, लेकिन उनकी जीत को मोदी सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है। स्पीकर चुनाव में इंडिया ने सरकार को बता दिया कि इस बार उसकी मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि वो होगा जो इंडिया और देश की जनता चाहती है। स्पीकर चुनाव में इंडिया गठबंधन चाहता तो वोटिंग की मांग कर सकता था, लेकिन ध्वनिमत से ओम बिरला के प्रस्ताव को मिली मंजूरी को उसने स्वीकार कर लिया। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ आसन तक लेकर पहुंचे। दरअसल स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव को मोदी सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ चर्चा में डिप्टी स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष ने कोई आश्वासन नहीं दिया। आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पाले में जाता है, इसे लेकर विपक्ष ने स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। इंडिया गठबंधन ने सरकार को मैसेज दिया है कि इस बार वो बेहद ताकतवर है, जरूरत पड़ने पर वो अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। साथ ही दलित उम्मीदवार आगे करके कांग्रेस ने मैसेज दे दिया है कि बीजेपी दलित सांसद को स्पीकर नहीं बनने देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने पहले दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया और अब स्पीकर भी बनाने की कोशिश की। एक तरफ जहां बीजेपी की जीत को मोदी सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है, तो वहीं ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर विपक्ष की तरफ से तंज भी कसा गया, तो बड़ी मांग भी की गई। इसके साथ ही विपक्ष की ताकत का भी एहसास सरकार को करा दिया गया। तो कैसे विपक्ष के तेवरों से दबाव में दिख रही है सरकार, देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को सदन के विशेष सत्र के तीसरे दिन ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। ओम बिरला के ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष बनते ही सदन में मौजूद तमाम दलों के प्रमुख सांसदों ने बिरला को बधाई दी। वही विपक्ष ने बधाई की औपचारिकता पूरी करते हुए साथ में सदन में अपनी ताकत का परिचय भी दे दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी। उनके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को बधाई देते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सदन में विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। अगर सरकार के पास राजनीतिक ताकत है तो हमारे पास जनता की आवाज है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि स्पीकर का अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पर भी आपका अंकुश हो। तो शिवसेना यूपीटी सांसद अरविंद सावंत आक्रामक नजर आए। उन्होंने याद दिलाया कि 17वीं लोकसभा में जब महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे थे तब सावंत निष्कासन झेल रहे थे। उन्होंने मणिपुर किसान आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया। सावंत के बाद सुप्रिया सुले का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड नहीं किया जाए और खुली बातचीत का विकल्प हमेशा ही खुला रहे। इसके बाद स्पीकर ने अपने भाषण में आपातकाल की आलोचना कर सदन को 2 मिनट का मौन रखने के लिए कहा, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे साफ है कि बीजेपी अपना पुराना रवैया नहीं बदलने वाली है। तो वहीं विपक्ष ने भी बधाई देने के साथ साथ अपनी बातों से सदन में अपनी ताकत का परिचय देने का काम किया है। विपक्ष के तीखे तेवरों ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी की नहीं चलेगी। तो वहीं राहुल के बढ़ते दबदबे ने मोदी सरकार की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। आज संसद में राहुल गांधी नए तेवर में दिखे।
राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कौन है राहुल गांधी? इसका जवाब वो प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि राहुल गांधी अब केवल एक सांसद नहीं बल्कि नेता विपक्ष बन गए हैं और राहुल को अब वो संवैधानिक अधिकार मिल गए हैं जो सत्ताधारी दल के फैसले को रोक भी सकते हैं। अब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयुक्त तो सीवीसी जैसे तमाम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में राहुल गांधी की सहमति लेना जरूरी होगी। राहुल गांधी का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो मोदी सरकार पर नजर रखने का काम करने वाले हैं। मोदी सरकार के खर्चे पर अब राहुल गांधी की नजर है। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एनएचआरसी प्रमुख को चुनने वाले समितियों के भी सदस्य होंगे। वैसे प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। पहली बार ऐसा होगा जब इन पदों पर नियुक्ति के फैसले में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। इसके अलावा राहुल भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। वैसे इस बार के चुनाव परिणाम से बहुत कुछ साफ हो चुका है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी को उनके इस सवाल का जवाब मिल गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कौन है, और अब देश की जनता ने बता दिया कि आखिर राहुल गांधी कौन है। राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी के मामले में उम्मीद थी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देगा, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई की एंट्री हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। आज सुबह सीबीआई ने शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी ऐलान कर दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की रिमांड मांगी तो केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसियां गलत खबरें प्लांट कर रही हैं। मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। ये गलत है। मैंने कहा मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूँ। केजरीवाल ने कहा सीबीआई मीडिया में खबरें प्लांट कर रही है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अभी तो इन्होंने अरेस्ट किया है, अगले 3-4 दिन तक ये इसी तरह की चीज प्लांट करेंगे। इस चीज को भी ऑन रिकॉर्ड लिया जाए कि कैसे मीडिया में प्लांट किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। इस पर सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि मीडिया में चीजें टुकड़ों में पेश की जाती हैं। ये बड़ी दिक्कत है। मीडिया सिर्फ एक लाइन ले लेती है और उसे चलाती रहती है। मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विवेक जैन ने कोर्ट में एक आवेदन दायर किया और सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए अर्जी और पारित आदेश दिलाए जाने की भी मांग की जा रही है। तो दूसरे वकील विक्रम चौधरी ने केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा कि हमें मौका तक नहीं दिया गया, हम रिमांड की मांग का जवाब देना चाहते हैं। इससे कोई आसमान तो गिर नहीं पड़ेगा। फिलहाल जिस तरह से केजरीवाल के मामले में अचानक सीबीआई की एंट्री हुई और केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करती तो इस बात की संभावनाएं सबसे ज्यादा थी कि बुधवार को केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी कोशिश में है कि केजरीवाल को राहत न मिल सके, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मोदी की कुर्सी संकट में फंसती दिख रही है। नीतीश ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके लिए वो जल्द ही दिल्ली में मीटिंग भी करने वाले हैं। इस दौरान कई अहम फैसले लिए जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, इसके संकेत एक बार फिर मिलने लगे हैं और एक बार फिर पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से दूरी बना ली है, तो वहीं नीतीश ने बीजेपी के विरोधी से हाथ मिला लिया है। नीतीश ने दिल्ली में 29 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की हाल ही में झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू सराय से मुलाकात हुई है। सरयू सराय पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। राय ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। खुद राज्य के सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे और उन्हें हरा भी दिया। और अब सरयू सराय नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि नीतीश बीजेपी को करारी चोट देने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे नीतीश की रणनीति क्या है, इसका खुलासा 29 जून से होने लगेगा। इस समय संसद का सत्र चल रहा है।
वैसे तो ये विशेष सत्र है, सरकार की तरफ से किसी तरह के विधेयक इसमें पेश नहीं होंगे। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में रखी है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये है कि विपक्षी दलों के साथ उनके रिश्तों में जो थोड़ी दूरियां आई हैं, उन्हें पाट लिया जाए, क्योंकि राजनीति में कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए इसे लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और नीतीश कुमार के तो पहले से ही इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा नीतीश की नजर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर भी है। बहरहाल ये तो अब 29 जून के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन नीतीश की इस बैठक ने बीजेपी की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बीजेपी को डराते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र जहां 4 महीने बाद ही चुनाव होना है, वहीं की खबरें बीजेपी को डरा रही हैं। एनसीपी शरद गुट के चीफ शरद पवार ने अजीत गुट के लोगों को घर वापसी की हरी झंडी देने का संकेत दे दिया है। साथ ही ये भी बताया कि वो किन लोगों को पार्टी में वापस नहीं लेंगे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली हार के बाद से फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सभी दल एक दूसरे को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। हाल ही में अजित पवार ने बीजेपी को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाया गया तो वे एनडीए छोड़ देंगे, और अब उनकी ये बात सच साबित होती दिख रही है। अजित ने बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। अजित पवार घर वापसी पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अजित पवार को महायुति में अलग पड़ता देख उनके कई विधायक भी हटने की तैयारी में हैं। अजित पवार के कई विधायकों पर घर वापसी का दबाव है। बता दें कि इनमें से कई विधायक शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। विधायक घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि विधायकों की घर वापसी के विरोधी नहीं है। जिनकी वापसी से पार्टी को फायदा होगा उनका स्वागत है, लेकिन शरद पवार ने ये भी साफ कर दिया है कि वो उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिनसे पार्टी को नुकसान होगा। शरद पवार ने कहा कि जिन विधायकों ने अतीत में पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें दोबारा पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार को तो पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें दल बदलने के लिए प्रेरित किया, उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद नेताओं की घर वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा। पवार गुट के एक नेता ने बताया कि दूसरे गुट में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल शामिल हैं। शरद पवार इन नेताओं को पार्टी में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन विधायकों को पार्टी में वापस लिया जा सकता है। शरद पवार की हरी झंडी मिलने के बाद वो घर लौट आएंगे। शरद पवार के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि पवार का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में एनडीए का टूटना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बीजेपी के हाथ से एक और मजबूत सहयोगी फिसलता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का अपने पुराने सहयोगियों को कमजोर करने का खेल इस बार भी चलता दिख रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने के आरोप लगा दिए हैं। तो आखिर कैसे बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी अकाली दल आ गया है बीजेपी के ही निशाने पर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों के बाद शिरोमणि अकाली दल 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में 13 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत मिली थी, जिसके बाद से पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेताओं की मांग है कि बादल को पार्टी की कमान किसी दूसरे को सौंप देनी चाहिए, जो धर्म और राजनीति के बीच संतुलन बना सके। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुखबीर सिंह बादल से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि दूसरी ओर जिलाध्यक्षों और हल्का इंचार्जों के जरिए बादल गुट ने एक प्रस्ताव पारित करवाकर पार्टी नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया है। बादल गुट ने पार्टी में फूट को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बादल गुट का कहना है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों और अवसरवादी तत्वों का इस्तेमाल कर पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं पार्टी मुख्यालय की बैठक में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वो शिरोमणि अकाली दल को पंथ विरोधी ताकतों की कठपुतली नहीं बनने देंगे, लेकिन जो लोग पंथ, पंजाब, किसानों और वंचित वर्गों के साथ धोखा करना चाहते हैं, वो अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद हैं। वहीं जालंधर में पार्टी की विरोधी गुट की बैठक में 1 जुलाई को अकाली दल बचाओ लहर की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। देखा जाए तो बीजेपी इस तरह एक एक करके अपने ही पुराने साथियों को भीतर से तोड़कर उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लीजिए लोकसभा में फिर आ गए
बीजेपी के डंडाधारी हेडमास्टर ओम बिरला, इनको शांति बहुत पसंद है। इनको शोर करते हुए विपक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। पिछली बार इन्होंने अपने डंडे से बहुत सारे विपक्षियों को सबक सिखाया था, लेकिन इस बार उनको याद रखना चाहिए, डंडा ज़रा संभल कर चलाएं, क्योंकि डंडे में जोड़ बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।